नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक और बेहतरीन मॉक टेस्ट। प्यारे दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में हम हिंदी, जीके जीएस, रीजनिंग और गणित के प्रश्नों के बारे में जानेंगे। और यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है आगामी जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है, उसके लिए जो हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं 260 का, किस तरह से स्कोर करेंगे इस क्लास के माध्यम से आप लोग जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर 5 है। आप लोगों से निवेदन है एक बार से आप अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। बहुत ही शानदार क्लास रहेगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सभी प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने चैनल पर ना सब्सक्राइब करने वालों की जो संख्या है वो आपकी 62% है, यानी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जबकि सब्सक्राइब करने वाले 37 हैं। तो अगर पहली बार आप चैनल पर पधार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ही आपके सामने है, एक जबरदस्त प्रश्न है। बोला गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और डैश। यानी कि लाल के साथ साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में कौन से रंग होते हैं ये बताना है। तो याद रखेंगे, लाल और नीला उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज का रंग है। मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज दिखा देता हूँ। एक तरफ देखो रेड कलर है, दूसरी तरफ क्या है, नीला कलर है। और ये इसका ऑफिशियल लोगो है जिसमें नीचे लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस। 2 मछलियाँ बनी हुई हैं, गेहूं की बालियां हैं, ऊपर अशोक स्तंभ है, ठीक है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दूसरा प्रश्न, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, अमीर खुसरो ने ये कविता लिखी है ब्रज भाषा में। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे पूछा गया है, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को डैश से सम्मानित किया गया था। यानी कि ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो स्वामी रामभद्राचार्य को दिया गया था। स्वामी रामभद्राचार्य जिन्हें कहा जाता है कि ये जो अपना सनातन धर्म है उससे संबंधित हैं, और इन्हें क्या मिला था दोस्तों, याद रखेंगे, पद्म विभूषण मिला था 2015 में। ये प्रश्न मैंने क्यों शामिल किया है, क्योंकि प्यारे दोस्तों 2023 में, याद रखेंगे 2023 में इनको 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। स्वामी रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, वो भी संस्कृत भाषा के लिए। अच्छे से आप सभी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को याद बताइए। कहा गया है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया है। यानी कि जीएसटी में कौन सा राज्य कर शामिल किया गया है ये पूछा है। तो दोस्तों याद रखेंगे, चुंगी। क्या हुआ है, याद रखेंगे, चुंगी कर आपका शामिल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी के बारे में। कहा गया है, वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जीएसटी के अंतर्गत आते हैं, निम्नलिखित कर हैं। केंद्र संबंधी कर में क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, औषधि और शौचालय निर्माण, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी कि विशेष महत्व के सामान। जबकि राज्य संबंधी जो कर आते हैं, राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता, चुंगी, देखो यही चुंगी ऑप्शन में दिया था, प्रवेश कर, सभी प्रकार के खरीद कर, लॉटरी और जुए कर, विज्ञापनों पर कर, ये आदि आते हैं। तो अतः चुंगी कर राज्य के जीएसटी में शामिल है, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल, याद रखेंगे, 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी, WHO की स्थापना। इसका जो हेड क्वार्टर है ये जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 6, नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो जॉर्जियस क्लाउड ने। किसने किया था प्यारे दोस्तों, नियोन लैंप जॉर्जियस क्लाउड ने शुरू किया था, यानी आविष्कार किया था। आगे बोला है, डैश एक ऐसी छवि है जो प्रायः फॉर्म और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो प्यारे दोस्तों, अवतार आपने अभी देखा होगा व्हाट्सएप पे और क्या बोला जाता है, इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आपके लिए अवतार निर्माण के लिए कुछ चीज़ें आई थी। तो वो एक ऐसी छवि होती है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क। तो सामाजिक नेटवर्क क्या है, अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, इस पर ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है अवतार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। आगे बोला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के सबसे निकटतम है।
तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे ये मलेशिया के सबसे निकटतम है इंदिरा पॉइंट, जो अपना अंडमान और निकोबार वाला एरिया है, ये दक्षिण भारत का, यहाँ पर मलेशिया पाया जाता है, याद रखेंगे, तो मलेशिया के निकट है। अगले प्रश्न में आ जाओ, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगी ब्यूनस आयर्स। इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इनको याद रखेंगे। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। बोलाविया दक्षिण अमेरिका में स्थित एक स्थल रुद्ध यानी कि लैंडलॉक कंट्री है, इसकी राजधानी सुक्रे है। तो बोलाविया की पूछेगा तो सुक्रे बताएंगे। इसके अलावा वेनेजुएला, जहां पर दुनिया में सर्वाधिक ज्ञात तेल के भंडार हैं, इसकी जो राजधानी है वो कराकस है। क्या है दोस्तों? वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। जबकि ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एक विशाल देश है, यानी सबसे बड़ा देश है, इसकी राजधानी ब्रासीलिया है। ब्राजील की क्या है? ब्रासीलिया है। वेनेजुएला की कराकस है। बोलाविया की सुक्रे है और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल मिलाकर के 13 देश हैं, ये भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बोला गया है देश राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। बताओ ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे हैं? तो याद रखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य हैं जिनमें से याद रखेंगे काजीरंगा असम में स्थित है, सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। जबकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, पुराना नाम हेली था, फिर जिम कॉर्बेट हुआ और अब नया नाम हो चुका है रामगंगा नेशनल पार्क। तो यहाँ पर पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है, ये बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। देखो एक बार फिर से सुन लो, जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है वो बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पर बंगाल टाइगर का क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ और साबर हिरण तथा जंगली सुअर के लिए है। और बांदीपुर जो कि कर्नाटक में है, बाघ तेंदुआ हाथी के लिए है। ठीक है, इन सभी को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है, इस बात को याद रखेंगे। त्रिपुरा की राजधानी पूछेगा तो बताना है प्यारे दोस्तों अगरतला है। क्या है? अगरतला है, अगरतला। ठीक है, और सिक्किम की क्या है? ये प्यारे दोस्तों गंगटोक है। क्या है? गंगटोक। ठीक है, इस बात को भी आप सब अच्छे से याद रखेंगे। तो अगरतला, गंगटोक और कोहिमा नागालैंड, त्रिपुरा सिक्किम की है, जबकि मणिपुर की इम्फाल है। आगे आ जाओ। आगे प्यारे दोस्तों बोला गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऐसी कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा से सबसे दूर है? और ये उत्तर प्रदेश 2019 में पूछा गया था पुलिस में। ठीक है, तो याद रखेंगे भुवनेश्वर। यहाँ पर कर्क रेखा से सबसे दूर राजधानी भुवनेश्वर है। मैं आप लोगों के लिए एक मैप लेकर के आया हूँ, अपने प्यारे भारत का एक मैप है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, देखो कर्क रेखा सबसे पहले 23 डिग्री 51 मिनट या 50 मिनट कहा जाता है उत्तरी अक्षांश को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और क्या है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ये अपने राज्य हैं जो कि 8 हैं, कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो इनमें जो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है वो तो रांची है। जबकि कर्क रेखा से सबसे दूर, इस कर्क रेखा से सबसे दूर राजधानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या थी प्यारे दोस्तों? भुवनेश्वर थी। जबकि देखो मिजोरम की राजधानी आइजोल थोड़ी दूर है, त्रिपुरा की भी दूर है, और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे भोपाल भी लगभग वहीं कर्क रेखा के आसपास है, और गुजरात भी आसपास है। लेकिन राजस्थान की जयपुर यहाँ से दूर है। ऑप्शन में जयपुर था नहीं, तो हमने क्या लगाया प्यारे दोस्तों? हमने लगाया भुवनेश्वर। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कहीं जयपुर तो था नहीं, इसलिए जयपुर हमने नहीं लगाया, हमने क्या लगाया? भुवनेश्वर। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के पास कौन सा है? 13वें नंबर का है। कहा गया है दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में। अभी राजधानी देखी तो इसकी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर को हुई थी, इस कारण 1 दिसंबर से लगातार 10 दिन तक हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ पर चलता है। आगे देख लेंगे आप लोग, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। भारत के सिक्किम में सागा दावा। ठीक है, सिक्किम में कौन सा महोत्सव? सागा दावा। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। दुर्गा पूजा महोत्सव कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। जबकि छठ पूजा कहाँ पर? बिहार में मनाया जाता है। तो ये कुछ अन्य महोत्सव हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे 14 नंबर में पूछा है निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज भारतीय सेना के विरुद्ध डैश क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। तो दोस्तों याद रखेंगे इम्फाल कोहिमा वाले क्षेत्र में क्या कर रही थी? जो अपनी फौज थी, यानी कि जो
कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में काम कर रही थी आज़ाद हिंद फौज। वो इम्फाल और कोयबा जो अपना उत्तर पूर्वी वाला राज्य है वहाँ पर ज़्यादातर ये आपकी क्या थी, एक्टिव थी। चलिए आगे आ जाओ, देखो यहाँ पर देख लेते हैं। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध इम्फाल कोयमा क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 29 अक्टूबर 1915 को की थी। ठीक है, गौर से समझ लो, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 29 अक्टूबर 2015 को की थी। परंतु जो आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है, हिंद या कह रहा है आज़ाद हिंद सरकार कहा जाता था, इसे आज़ाद हिंद फौज नहीं कहा जाता था। 1915 में से कहा जाता था आज़ाद हिंद सरकार, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 में इसे आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी कहा गया और रास बिहारी जी के नेतृत्व में ये हुई थी वहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा 5 जुलाई 1943 को नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना से बर्मा, इम्फाल और कोहिमा एक साथ मिलकर मोर्चा खोल दिया और जापान ने इनको यहीं पर अंडमान निकोबार का भी नेतृत्व सौंप दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों 15 नंबर का है। कहा गया है महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो पोला में याद रखेंगे बैल की पूजा की जाती है। ठीक है, पोला त्यौहार महाराष्ट्र का प्रमुख है, बैल की पूजा होती है। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर उत्तर बनेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी कार्य करता है और दोस्तों ये आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, कहाँ पर मिलता है? जो अपना आर्टिकल 76 है, यहाँ पर महान्यायवादी का उल्लेख है। आगे 17 नंबर कहा गया है दोस्तों, डैश की साइटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। यानी कि दोस्तों एक यूएसए की कंपनी थी, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए जो है इसकी एक कंपनी थी साइटेक कंपनी। तो दोस्तों सॉरी राइस टेक कंपनी थी, राइस टेक यानी कि चावल वाली कंपनी थी। और दोस्तों इसने क्या किया, बासमती चावल को पेटेंट करा लिया। भाई हमारे यहाँ तो बासमती चावल का जन्म ही हुआ था, यानी कह सकते हैं हमारे यहाँ तो सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से, तो चावल तो हमारा है। लेकिन इन लोगों ने पेटेंट कराने का प्रयास किया था 90 के दशक में। उसी प्रकार 2000 के दशक में एक और अमेरिकी कंपनी थी जिसने हल्दी को पेटेंट कराने का प्रयोग किया था। ठीक है, ये हल्दी को कराने का प्रयोग किया था। तो ये सारे के सारे अपने यहाँ होते हैं और ये लोग पेटेंट करवा लेते हैं। जैसे कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने सुना होगा न्यूटन सीरीज़ के बारे में, वो माधव जी ने खोज की थी उसकी, इन न्यूटन ने पेटेंट करा लिया, अपना नाम दे दिया। लेकिन हालांकि अभी चीज़ें कुछ बदल रही हैं, उसका नाम अब माधव न्यूटन सीरीज़ कर दिया गया है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। आगे देखो कहा गया है भारत का मूल संविधान डैश के हाथ से लिखा गया था? तो प्यारे दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखा था। और दोस्तों जबकि संविधान पर जो डिज़ाइन का कार्य है, जो डिजाइन किया था, वो प्यारे दोस्तों जो अपना विद्यालय था कहाँ का, पश्चिम बंगाल का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित विद्यालय है। अभी उसको हाल ही में 41वीं विश्व धरोहर भी सूचित किया गया है। तो उसके जो छात्र थे प्यारे दोस्तों, उनके द्वारा वहाँ पे डिजाइन बनाई गई थी, जबकि लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। आगे बोला है जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो प्रोटोरियो जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे प्यारे दोस्तों? डरबन से। कहाँ से? डरबन से प्रोटोरियो जा रहे थे गांधी जी। कहाँ? प्रोटोरियो। लेकिन प्यारे दोस्तों बीच में ही एक सेंट पीटर मारिजबर्ग नाम का स्थान आता है। गांधी जी को यहाँ से विद सामान फेंक करके गाड़ी से उतार दिया जाता है, यानी ट्रेन से उतार दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे थे। आगे आ जाओ। आगे बोला है निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो दोस्तों जो बिहू है, ये बिहू प्यारे दोस्तों असम से संबंधित है। ये 3 प्रकार का होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। नौटंकी हमारा उत्तर प्रदेश, कथकली हो जाएगा हमारा केरल हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, गरबा या फिर डांडिया की बात करें तो ये प्यारे दोस्तों गुजरात हो जाएगा, इस बात को भी याद रखेंगे। 21 नंबर डैश योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5000 रुपये का ओवरड्राफ्ट सुविधा दी गई थी। तो प्यारे दोस्तों ये आपके हो जाएंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त। कब हुई थी? 28 अगस्त प्यारे दोस्तों 2014 को हुई थी इसकी स्थापना, यानी कि शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की। सभी के जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे। आगे बोला है मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। तो मगध वर्तमान में लगभग बिहार का पूरा हिस्सा मगध के नाम से जाना जाता था। यहीं पर मौर्य वंश की स्थापना 320 ईसा पूर्व में, कब? 320 ईसा पूर्व में हुई थी, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ।
भारत में निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? ये प्यारे दोस्तों दक्षेस का नहीं है। किसका नहीं है? आसियान का। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन का। ठीक है, इसका सदस्य नहीं है भारत। इसके कितने सदस्य हैं? इसके प्यारे दोस्तों 11 सदस्य हैं। 11वां कौन बना है? 11वां बना है तिमोर लेस्टे। क्या बना है? जो तिमोर है, तिमोर लेस्टे, ये 11वां सदस्य बना है। इस बात को भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो राष्ट्रकुल G20 और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी बिस्मटेक का संबंध, बिम्स्टेक का, ये इसके तो हम हैं, लेकिन हम आसियान के नहीं हैं। आगे आ जाओ। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया को 2018 में संपन्न हुए कैरम विश्व कप में, यहाँ कह रहा है किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुए कैरम विश्व कप जीता है? तो प्यारे दोस्तों ये जीता था भारत ने। कैरम वर्ल्ड कप महिला टीम हो या पुरुष टीम, दोनों भारत ने जीते थे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लेंगे, ये तो 2018 की बात रही। 2022 में संपन्न कैरम विश्व चैंपियनशिप में 2022 में भारत ने महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने सिंगल तथा डबल दोनों का खिताब जीता था। ये भी याद रखेंगे। जो 2022 में विश्व चैंपियनशिप हुई है, तो यहाँ भी भारत ने गोल्ड मेडल जीते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। 25 नंबर में बोला है विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्यारे दोस्तों ये था हमारा 100वां स्थान। 2018 के अनुसार 100वां स्थान था, जबकि अगर अभी देखा जाए तो आई थिंक अपन लोग 48 पर हैं। ठीक है, कहाँ पर हैं? 48 पर हैं। इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डैश ब्लॉक नाम दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर सूडान के बारे में याद रखेंगे। इसका सही उत्तर सूडान बनेगा। जो ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों का बलिदान हुआ था, उनके सम्मान में एनडीए ने प्रशासनिक मुख्यालय को सूडान नाम दिया है। आगे आ जाओ। कहा गया है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो भाई यहाँ पर जब कम गेंदों में ज़्यादा रन आएंगे, हरमनप्रीत कौर का नाम आएगा। तबड़तोड़ छक्के लगाती हैं। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। आगे बोला निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? बताओ कौन सा जो अंग है अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त ब्रह्माणु को हटाने में क्या है? सक्षम है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे अवटु ग्रंथि। क्या हो जाएगी? अवटु ग्रंथि। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा कौन सा धातु शामिल होता है? यानी कि जो अपनी माताएं बहनें पहनती हैं सोना, उसे हम गुलाब सोना कहते हैं। और प्यारे दोस्तों इसमें सोने के साथ साथ में तांबा का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर तांबा का प्रयोग किया जाता है। और वो सुनार क्या करता है? जैसे 78,000 अभी सोना है, वो क्या करेगा? यहाँ पर आप लोगों का सोना का प्रयोग करेगा 50% और 50% क्या कर देगा? तांबा लगा देगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का हो जाता है 78,000, जिसमें केवल उसने क्या लगाया? 39,000 का तो सोना लगाया, जबकि 10-5 रुपये का तांबा लगा के आपको टेप दिया 78,000 में। ठीक है, इस तरह से सुनार लोग कार्य करते हैं। आगे आ जाओ। कहा गया है मोनोमर कैप्रोलैक्टम, कह रहा है मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे नायलॉन 6 ये याद रखेंगे। इसको प्राप्त करने के लिए मोनोलर कैप्रोलैक्टम का बहुलक का प्रयोग किया जाता है। आगे आ जाओ। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? शक्ति की विमा हो जाएगी प्यारे दोस्तों M1L2T-3। M1L2T-3 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आगे आ जाओ। पूछा गया है CaSO4 × 2H2O किसका सूत्र है? क्या पूछा है प्यारे दोस्तों? याद रखेंगे CaSO4 और दोस्तों इसमें क्या है? 2H2O। ठीक है, ये किसका सूत्र है? ये प्यारे दोस्तों आप लोगों का होता है जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। जबकि इसमें जब हम 1.5 अणु पानी के निकाल देते हैं, यानी कि CaSO4, और ये हो जाता है ½ H2O। जब ये चीज़ आती है बनकर, तो ये कहलाती है प्यारे दोस्तों POP। क्या कहलाती है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो अपने हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ½ H2 हो तो POP हो जाएगा, 2H2 हो तो क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। आगे आ जाओ। आगे बोला है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर बनेगा गोरखपुर में। कहाँ पर बनेगा? गोरखपुर में बनेगा, याद रखेंगे। आगे पूछा उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो भाई अभी दिखाया था हमने, वहाँ पर मछली थी, बालियाँ थी, अशोक एम्बलम था और 2 कलर थे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों का योगदान करता है? तो प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अभी लोकसभा के चुनाव भी हुए हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? 80 सीटें हैं। 80 सीटों में याद रखेंगे 37 सीटें प्यारे दोस्तों अभी हाल ही में SP यानी सपा ने जीती हैं। और दोस्तों इसके अलावा 33 सीटें किसने जीती हैं? 33 सीटें जीती हैं किसके द्वारा? BJP के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा 6 सीटें प्यारे दोस्तों जीती गई हैं किसके द्वारा?
तो याद रखेंगे कांग्रेस के द्वारा। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। इसके अलावा अन्य सीटें छोटे छोटे जो दल हैं, लोक दल है, समाजवादी लोक दल है, अपना दल है, इन लोगों ने जीती हैं। जो 2-3 बची हुई सीटें हैं, 4। आगे आ जाओ। आगे बोला है माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है। तो भैया माघ मेला होता है मकर संक्रांति के दिन। कब होता है? मकर संक्रांति के दिन। आगे आ जाएंगे। आगे बोला है संत कबीर का जन्म पालन पोषण किस शहर में हुआ? तो वाराणसी में हुआ था इनका जन्म, और नीरू और नीमा नामक जुलाहा ने इनका क्या किया था? पालन पोषण। आगे बोला है लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश द्वारा रखी गई। तो बख्शू खां के द्वारा इसकी घराने की नींव रखी गई थी। इस बात को याद रखेंगे। अब प्यारे दोस्तों हम शुरू करने वाले हिंदी, तो एक बार से पी लेंगे सभी पानी। चलिए बताइए दोस्तों 39 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला गया है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे रमेश कुंतल मेध। 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था रमेश कुंतल मेध को मिला था। जबकि 2022 वाला किसे मिला है? तो दोस्तों याद रखेंगे रामदत्त मिश्र को। ठीक है, इसके अलावा आप बता सकते हैं कमेंट में 2023 किसे मिला है। आ जाइए आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें बोला गया निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार के रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाये। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अगर आप देखेंगे सभी में पहला लेटर ता रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? पहला लेटर ता यहाँ भी है, यहाँ भी है। लगभग आपके मैक्सिमम जो शब्द है उसका पहला लेटर ता हर बार में रिपीट हुआ है। जब किसी कह सकते हैं छंद में पुनरावृत्ति होती है सब अक्षरों की, तो वहाँ पर जो अलंकार होता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है प्यारे दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। आगे आ जाओ। आगे बोला है रेखांकित शब्दों में सही अव्यय का भेद क्या है? तो प्यारे दोस्तों दिन भर का एक दिन और बताया था मैंने। यहाँ पर क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय होता है। इस बात को याद रखेंगे। भर आदि शब्द आते हैं तो क्रिया विशेषण आता है। आगे बोला है अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प। आप नानी के घर जाओ। आप नहीं, आप यहाँ पर बनेगा आप नानी के घर जाइए। क्या बनेगा प्यारे दोस्तों? आप नानी के घर जाइए। आगे आ जाओ। एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो प्यारे दोस्तों एक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने? 4। ये किस प्रकार से विभाजित हैं? ये विभाजित हैं सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ठीक है, याद रखेंगे। सममात्रिक छंद विषम मात्रिक छंद के नाम से विख्यात हैं। यानी कि 4 चरण होते हैं। ये चरण आपके जो हैं, ये चरण सममात्रिक चरण और विषम मात्रिक चरण के नाम से फेमस है। सममात्रिक में आता है 2 और 4 और विषम में आता है 1 और 3। ये सभी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाओ। देखो यहाँ पे लिखा गया है एक छंद में प्राय 4 चरण होते हैं, यानी पाद होते हैं। प्रत्येक चरण में पाद वर्णों में मात्राओं की संख्या के क्रमानुसार नियोजित रहती है। एक छंद में 4 से अधिक चरण हो सकते हैं। देखो एक छंद में 4 से अधिक चरण हो सकते हैं, ये भी याद रखना है, किंतु सामान्यतः 4 ही होते हैं। ये चरण 2 प्रकार के होते हैं, समचरण और जिसे द्वितीय और चतुर्थ कहा जाता है, और विषम चरण जिसे प्रथम और तृतीय कहा जाता है। आगे आ जाओ। आगे बोला गया है दिए गए मुहावरे का सही अर्थ। गीदड़ बपकी मतलब कोरी धमकी, बिना काम की धमकी देना। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है रस का संबंध किस धातु से है? रस का संबंध है प्यारे दोस्तों श्रय धातु से, और इसका अर्थ होता है बहना। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। आगे आ जाओ। आगे बोला है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प कौन सा है? हाथी ने केला खाया, कर्म वाच्य में बदलना है। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, जिनमें से आपका पहला कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्मवाच्य में बदलना है, यानी कि हाथी द्वारा केला खाया गया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। हाथी द्वारा केला खाया गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। आगे बोला है रस का संबंध किस धातु से? भाई रिपीट हो गया, श्रय धातु से, अर्थ होता है बहना। आगे आ जाओ। आगे बोला गया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प, यानी दशानन। दशानन रावण को कहा जाता था, और इसका मतलब होता है 10 हैं आनंद, जिसके आनंद का मतलब है मुख। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। आगे बोला गया उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, यानी एक शब्द आ सकता है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्यारे दोस्तों अनिवार्य। क्या कहेंगे? अनिवार्य कहेंगे। अनिवार्य दिया है विकल्प नंबर सी में, यही इसका सही उत्तर है। आगे आ जाओ। बोला है एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उसे चुनिए। अरुण का अनेकार्थी बताना है। अरुण का हो जाएगा प्यारे दोस्तों सूर्य। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोलो। आगे आ जाओ प्यारे दोस्तों। यहाँ पे बोला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति। अधिकरण कारक, तो मैं आपको पहले कारक बता देता हूँ। कारक यहाँ पे 7 प्रकार के होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तरफ विभक्ति, एक तरफ कारक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, ये प्रकार होते हैं इनके 7। इसके अलावा देखो यहाँ पर प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, ऐसे याद रखते हैं चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से यानी के द्वारा, संप्रदान को और के लिए,
और अपादान से अलग, संबंध काकी के नानी ने रारी रे, अधिकरण मैं पर। तो प्यारे दोस्तों आपसे पूछा है कौन सा अधिकरण, तो मैं पर अधिकरण पूछा है, तो आप याद रखेंगे मैं पर। तो देखते हो कौन से विकल्प में है मैं पर। अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी है, मैं पर है, इस बात को याद रखेंगे। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के और अधिकरण में पर, 7 विभक्तियां होती हैं। आगे बोला उस सही विकल्प का पहचान कीजिए जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इसके 3 भेद होते हैं प्यारे दोस्तों, 3 भेद होते हैं। एक तो आपका उत्तम, मध्यम और अन्य, लेकिन अति उत्तम नाम का कोई भी यहाँ पर भेद नहीं होता है, याद रखेंगे। आगे आ जाओ। 53 नंबर पूछा है सही विकल्प का चयन करें जो बताता है क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, उसे क्या कहेंगे, कौन सा भूतकाल कहेंगे, तो याद रखेंगे आसन्न भूतकाल। क्या कहेंगे, आसन्न भूतकाल। आगे आ जाओ। आगे कह रहा है वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो अनु ने देखकर निबंध लिखा, कौन सा भेद है भैया, पूर्णकालिक क्रिया। इस बात को याद रखेंगे क्योंकि निबंध कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो जाए वहां पर पूर्णकालिक क्रिया होती है। आगे आ जाओ। कहा गया उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है, यानी प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी प्रबंधकर्त्री बन जाएगा। आगे आ जाओ। आगे बोला नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। तो नेता का बहुवचन कुछ नहीं होता है, एक ही होता है। नेता का नेता रहेगा, चाकू का चाकू रहेगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऋतु का हो जाएगा ऋतुएं, ठीक है, इस बात को याद रखिए। यहाँ पर केवल एक बिंदी है इसलिए ये गलत है, अगर चांद बिंदी होती तो सही हो जाएगा। चांद बिंदी ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। आगे आ जाओ। बोला है स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। तो भैया स्वर रहित व्यंजन, स्वर ना हो जैसे मैंने कहा का, और दोस्तों स्वर सहित जैसे मैंने कहा सा, तो ये दोनों जब मिलेंगे क्या बनेगा, ये बनेगा ये छा, जैसे हम बोलते हैं कसा, ठीक है। अपन लोग छा पढ़ते रहे हैं बचपन से, गलत पढ़ाया है, इसको कसा बोला जाता है, ठीक है। तो ये बनता है संयुक्त अक्षर। क्या बनता है, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं प्यारे दोस्तों, 4 होते हैं, जिनमें से छ, त्रक और ज्ञा, और इसके अलावा क्या होता है स्रा। ये प्यारे दोस्तों संयुक्त अक्षर है। तो त्र बनता है ता और रा से, क्या बनता है, ता और रा से, और ये बनता है ज्ञा जा और इया से, ठीक है, किससे, जा और, एक मिनट यार, जा और अया से जिया बनता है, और स्रा बनता है सा और रा से। इस तरह से ये संयुक्त अक्षरों की संख्या पूछेगा 4 होता है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाओ। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है, कौन सा नासिक व्यंजन है, तो अणा। नासिक व्यंजन की संख्या जो है वो 5 हो जाएगी। कौन कौन सी, एक तो इंगा हो जाएगी, एक इंगा हो गया, इंगा के बाद अय्या हो गया, अय्या के बाद अड़ा हो गया, अड़ा के बाद क्या हो गया, ना हो गया, और इसके अलावा माँ हो गया। तो ये नासिक के व्यंजन होते हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सभी याद रख लेंगे। आगे आ जाओ। कहा गया है निम्न वाक्य में विशेषण की अवस्था से है, यह करेला कड़वा है, किस प्रकार का विशेषण है, तो याद रखेंगे इसकी मूलावस्था है। क्या है, यह करेला कड़वा है, मूलावस्था है। तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है, रामचरितमानस है। क्या है प्यारे दोस्तों, रामचरितमानस इनका महाकाव्य है। आगे आ जाओ। आगे बोला गया रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है, तो रंगभूमि किसने लिखा है, प्रेमचंद ने। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, सेवा सदन सब प्रेमचंद जी की हैं। आगे बोला है इनमें से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद जी की है, तो आंसू झरना लहर कामायनी, तो कामायनी मिल जाएगा, याद रखेंगे ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। आगे देख लेंगे आप लोग, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, इनके अन्य रचना में झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, कानन कुसुम आदि हैं। अनामिका और परिमल जो रचनाएं हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, जबकि नीरजा महादेवी वर्मा की है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बोला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। धर्मात्मा का क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, धर्म प्लस आत्मा। क्या बनेगा, धर्म प्लस आत्मा बनेगा। और ये प्यारे दोस्तों आप लोगों का उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि का। आगे आ जाइए, आगे आ जाओ प्यारे दोस्तों। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला विकल्प है, यानी कौशल का समानार्थी बताना है। कौशल का क्या हो जाएगा भैया, दक्षता हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। कौशल आपकी क्षमता को दर्शाता है। 66 नंबर में बोला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। क्या है, अवगुण शब्द में डैश उपसर्ग है। अवगुण में तो भैया उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के पहले आते हैं, तो याद रखेंगे अपसर्ग अवगुण में अब हो जाएगा। जैसे मैंने कहा अब प्लस में गुण, ये क्या हो जाएगा, ये आपका अवगुण हो जाएगा। तो पहले आया है प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे उपसर्ग है। और ये शब्द के आगे जुड़कर इनका भाव भी बदल देते हैं, इसको भी याद रखेंगे। आगे आ जाओ। प्रत्यय वे होते हैं जो बाद में जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न शायद प्रत्यय से ही है। देखो यहाँ पर बोला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए जिसमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो ग्राम का तद्भव हो जाएगा गांव, ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्राम का गांव हो जाएगा
खेत का प्यारे दोस्तों अगर पूछेगा तो क्षेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खेत का क्षेत्र हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे प्यारे दोस्तों 68 नंबर बोला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। जो प्रत्यय से नहीं बना है यानी बाद में नहीं जुड़ा है तो वो प्यारे दोस्तों सफल हो जाएगा। सफल में क्या है, सा प्लस फल है, ठीक है, सा प्लस फल है, इसमें क्या जुड़ा है, आगे उपसर्ग जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ये उपसर्ग हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है क्योंकि इसने पूछा प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा में माँ प्रत्यय है और आगे टुकड़ी में ई प्रत्यय, शक्तिमान में मान है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ, आगे बोला है प्यारे दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसका चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। यहाँ पर लिखा है सूक्ति, सूक्ति भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, याद रखेंगे। ये आपकी छोटा ऊ में टूटेगा, किस में टूटेगा, सु प्लस में उक्ति, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सु प्लस में उक्ति कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर में आइए, कहा गया है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए विकल्प में विपरीत अर्थ वाला विकल्प, यानी कि प्यारे दोस्तों बंधन का क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, यानी विलोम पूछा है ना, तो बंधन का क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ठीक है, इस बात को भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अब हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग, तो आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से पानी पी लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है अपने घर से एक्स उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है, तो मैं मान लेता हूँ एक्स का घर यहाँ कहीं रहा होगा, उत्तर की ओर चला है, उसने दूरी तय की है 15 किलोमीटर। आगे बोला है पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, तो दोस्तों पूर्व में मुड़ा 10 किलोमीटर गया, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। अब दोस्तों दक्षिण की ओर मुड़ रहा है और 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ते हुए आगे 10 किलोमीटर गया। दोस्तों यहाँ में पश्चिम से मुड़ा है और 10 किलोमीटर आगे गया, अर्थात यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब कह रहा है अब वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है, तो प्यारे दोस्तों बंदा कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे, उसका घर यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, तो कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा जो आएगी वो प्यारे दोस्तों उत्तर की दिशा है। घर के संदर्भ में कौन सी दिशा में है, अब वर्तमान में उत्तर दिशा में है, याद रखेंगे। 72 नंबर दोस्तों यहाँ से कहा गया है, कह रहा है कि कथन दिया है और निष्कर्ष है। कथन में गुणवत्ता का मूल होता है भारत, गुणवत्ता का मूल होता है भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। गुणवत्ता का मूल होता है और भारत शिक्षा के लिए क्या कर रहा है, बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है, यानी पैसा वितरित कर रहा है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो निष्कर्ष नंबर 1, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द सुधार होगा, बिल्कुल सही है। अगर भारत पैसा खर्चा कर रहा है शिक्षा की व्यवस्था के लिए तो ये बिल्कुल सही है। बोला है अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है। भाई कथन में कहीं वित्त पोषण की चर्चा की गई है, नहीं की गई है, तो जैसे ही अनर्गल शब्द आते हैं तो हम सीधे निष्कर्ष को गलत कर देते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आर राइट। आगे आ जाओ, आगे बोला नाइटेंगल शब्द में अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है। नाइटेंगल को अगर गौर से देखेंगे तो लाइट कर सकते हैं क्या, LIGHT, देखो एल कहाँ पर है, ये रहा, आई ये रहा, जी और एच कहाँ पर है, ये रहा, और टी ये रहा। तो लाइट तो पहला वाला तो कर सकते हैं, थिंग THING, तो THING, तो दोस्तों ये थिंग भी यहाँ से बन जाएगा, ये दूसरा वाला भी बन सकता है। इसके अलावा आप देखते हैं, अब एंगल को देखते हैं, ANGLE, तो A उसके अलावा N फिर GLE, तो एंगल भी बन सकता है, ऑप्शन नंबर C भी बन सकता है। डी को देखिए ईगल लिखा है, EAGLE, तो EAG और दोस्तों L, लेकिन प्यारे दोस्तों ई इसमें 2 बार आया है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ई 2 बार आया है, इस कारण ये नहीं बनेगा क्योंकि नाइटेंगल में केवल एक ई दिया है। आगे आ जाओ, आगे बोला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। दर्जन का संबंध अगर 12 से है तो स्कोर का संबंध किससे हो जाएगा। देखो दर्जन में 12 वस्तुएं आती हैं, उसी प्रकार स्कोर जिसे हम प्यारे दोस्तों कौड़ी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कौड़ी कहते हैं। इसमें जो वस्तुओं की संख्या है वो 20 होती है, कितनी होती है, 20। तो आप कह सकते हो अगर दर्जन में 12 वस्तुएं आती हैं तो स्कोर या कौड़ी में 20 वस्तुएं आएंगी। आगे आ जाओ, आगे बोला है निम्नलिखित विकल्पों में से उस सही शब्दों की जोड़ियां दी गई हैं, प्रत्येक में सही शब्दों की जोड़ियां दी गई हैं। प्रश्न में दी गई जोड़ी के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छी जोड़ी चुने। दोस्तों ठेकेदार का संबंध अगर इमारत से है तो बताओ यहाँ पर कौन सा संबंध है जो सही होगा। अगर ठेकेदार इमारत बनाता है तो गाय अस्तबल से संबंधित नहीं, वकील किताबें से संबंधित नहीं, कुम्हार रंग से संबंधित नहीं, मोची जूता से संबंधित, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो जिस प्रकार प्यारे दोस्तों ठेकेदार इमारत का निर्माण करता है उसी प्रकार मोची जूते का निर्माण करता है। आगे आ जाओ, आगे बोला यदि A@B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, A#B का अर्थ है ए बी का भाई है, A*B का अर्थ है ए बी की माँ है, तो बताना है P@Q*R#S का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं P@Q
पहली लाइन में क्या है, आगे वाला पीछे वाले का पुत्र है, यानी जो ए है वो आगे दिया है, वो बी पीछे है, तो ये आगे वाला पीछे वाले का पुत्र है। तो मैं कह रहा हूं कि जो पी है ये पुत्र किसका है, पीछे वाले क्यू का। इस बात को याद रखेंगे, आगे वाला पुत्र हो जाएगा पीछे वाले क्यू का। आगे बोला है स्टार, स्टार में क्या है, आगे वाली पीछे वाले की माँ है, तो आगे वाली कौन है, क्यू, आगे वाली क्यू, इनमें क्यू और आर में ये किसकी माँ है, पीछे वाले आर की माँ है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे क्योंकि मैंने माँ बना दिया। आगे बोला है हैशटैग, तो आर हैशटैग एस, हैशटैग का मतलब था आगे वाला पीछे वाले का भाई है। तो प्यारे दोस्तों ये जो आर है ये भाई हो जाएगा किसका, एस का। इस बात को याद रखेंगे। अब बोला है क्या अर्थ है, तो दोस्तों अब निष्कर्ष को देखते हैं। पी जो है वो एस का भाई है, बताओ पी एस का भाई है, बिल्कुल सही बात है, पहला वाला ही सही है भाई, ये तो पहला वाला ही सही, पी एस का भाई है, पी एस की बहन नहीं है, पी एस का पिता नहीं है, पी एस का पुत्र नहीं है, तो पी क्या है, एस का भाई है। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आया है 77, जिसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों के बीच में संबंध दर्शाता है, यानी पिता भी हो, महिला भी हो और डॉक्टर भी हो। तो सबसे पहले एक बात याद रखना है मेरे प्यारे साथी, तो आपको सबसे पहले एक बनाना है आरेख जो कि डॉक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ डॉक्टर का पार्ट आ जाएगा वुमेन में यानी महिलाओं में, और कुछ फादर का पार्ट आ जाएगा डॉक्टर में, तो यहाँ पे कुछ फादर बना देंगे। इस तरह का आरेख ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक तरफ फादर, बीच में डॉक्टर, एक तरफ महिलाएं। ठीक है, फादर डॉक्टर महिलाएं, इस तरह का आरेख बनेगा। आगे आ जाओ। आगे बोला है उस आकृति का चयन करें जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो प्यारे दोस्तों अगर देखेंगे, अगर आप अच्छे से देखें तो यहाँ पर जो सर्कल है 3 3 6 2 8 है, इसके अलावा यहाँ भी सर्कल 8 है, यहाँ पे सर्कल देखेंगे 4 3 7 2 9, यहाँ पे 9 आ रहे हैं, इसके अलावा यहाँ भी देखेंगे तो 3 3 6 2 8। तो आप कह सकते हो प्यारे दोस्तों कौन सा विषम है, ऑप्शन नंबर सी विषम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्कलों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ पे बोला गया उत्तर आकृति में, प्यारे दोस्तों क्या बोला है, उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति के फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो जब भी ओपन डाइस आता है यानी खुला पासा आता है तो प्रत्येक तीसरी सतह अपोजिट होती है। जैसे मैं कह रहा हूँ ये जो प्लस है ऊपर, ये वाला ये प्लस है, इसके अपोजिट में क्या है, इसके अपोजिट में एक डॉट है। इसके अलावा प्रत्येक तीसरी है ना, तो तीसरी यही तो आ रही है। इसके अलावा ये बीच में जो लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है, इसके अपोजिट में हो जाएगा ये बॉक्स, यानी कि ये चतुर्भुज, तो यहाँ पे चतुर्भुज बना देंगे। इसके अलावा अब बचा स्टार, स्टार के अपोजिट सर्कल हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात याद रखनी है, जब भी अपोजिट एक साथ दिख जाए तो वो पासा नहीं बनेगा, क्योंकि पासे का एक रूल होता है, विपरीत फलक ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। तो प्यारे दोस्तों जब भी तीसरी सतह दी है वो विपरीत है यहाँ पर ओपन डाइस में, और एक साथ जब भी विपरीत दिख जाए तो वो गलत है, बस वही नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि हमसे पूछा नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक स्टार है, प्लस है और लाइन है, तीनों अलग अलग हैं। स्टार है और इसके अलावा प्लस है और एक लाइन है, तीनों अलग अलग हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है ये तो बनाया जा सकता है। बी नंबर, यहाँ पे ये एक वर्ग आया है, फिर प्यारे दोस्तों स्टार आया है, फिर उसके बाद में डॉट है, तीनों अलग अलग हैं, तो ये भी बनाया जा सकता है, यानी अपोजिट नहीं आया। अब इसको देखें ऑप्शन नंबर सी को, तो यहाँ पे प्लस और डॉट ये तो एक साथ में थे, ये तो भैया एक साथ में थे, प्लस और डॉट अपोजिट थे, तो ये क्यों आ गए, तो ये वाला नहीं बनेगा। अब यहाँ पर डी नंबर को देखते हैं, एक तरफ डॉट है, फिर सर्कल है, फिर एक लाइन है, यानी कि डॉट है, एक लाइन है और एक सर्कल है, तो तीनों अलग अलग हैं, ये भी बन सकता है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी का नहीं बनाया जा सकता है। आगे आ जाइए। आगे बोला है दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। चलिए देखते हैं, यहाँ पे अच्छे से देखिए, यहाँ पे लिखा है DFE HJI LNM और PRQ। तो गौर से देखिए प्यारे दोस्तों, अगर पहले लेटर को पहले से देख ले हम, जैसे मैंने कहा D, उसके बाद में क्या है H है, H के बाद में क्या है L है, L के बाद में क्या है P है, तो अगला क्या होगा, तो गौर से देखो मैंने सभी का पहला पहला लेटर लिया है DHLP। तो दोस्तों यहाँ भी देखोगे 4 जुड़ा है, यहाँ देखोगे 4 जुड़ा है, यहाँ देखोगे 4 जुड़ा है, तो आगे भी 4 जुड़ेगा, 16 4 20, यानी कि T आएगा। अगर 4 जुड़ेगा तो T आएगा, शुरुआत T से करेगा, तो ये 2 विकल्प तो गलत हो गए। इसके अलावा अब आगे और चेक कर लेते हैं। अब दूसरा लेटर देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा F के बाद में क्या है दूसरा, इधर J है, इसके बाद इधर क्या है, इधर N है, और इधर क्या है R है। तो दोस्तों यहाँ भी देखो 4 जुड़ा है, 6 4 10, चूँकि 6 पर F होता है, 10 पर ये होता है, और 14 पर ये होता है, R 18 पर होता है। ठीक है, तो इस तरह से 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो आगे भी 4 जुड़ेगा, 18 4 22 होना चाहिए, 22 पे आएगा V, T के बाद में V आएगा प्यारे दोस्तों, T के बाद में V आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में T के बाद V है, जबकि यहाँ तो U दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। आगे आ जाओ। आगे बोला किसी कूट भाषा में 319 का अर्थ है आइस कोल्ड। क्या है प्यारे दोस्तों, जो 319 है इसका मतलब है आइस,
इसके अलावा इज, ठीक है, एक मिनट, इसको इज को थोड़ा सही लिखते हैं, इज और आगे है कोल्ड, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ पर है 431, 431 का मतलब है 431 का इन अर्थ है, कुछ तो गड़बड़ है, अरे ये इन नहीं होना चाहिए। 431 का अर्थ है विंटर इज कोल्ड, क्या है प्यारे दोस्तों, विंटर इज कोल्ड, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 431 का अर्थ क्या है, विंटर इज कोल्ड। आगे बोला है आइस 294 भी दिया ना, तो 294 का अर्थ क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अर्थ है आइस इन विंटर, ठीक है, आइस इन विंटर, इस बात को याद रखेंगे। आइस इन, एक मिनट यार, आइस इन विंटर, इस बात को याद रखेंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर पाओगे इनके लिए कूट पूछा है, किसके लिए, इनका कूट क्या होगा। तो सबसे पहले मेरी बात समझो, यहाँ पर 3 1 कॉमन है, यहाँ भी 3 1 कॉमन है। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कह सकते हो इनमें एक ये कॉमन, एक ये कॉमन। तो 9 का जो कोड है वो तो आइस हो गया, और 4 का जो कोड है वो तो विंटर हो गया। तो 9 का कोड क्या है, आइस हो गया, तो काट दो आइस। 4 का विंटर हो गया, इसको काट दो। तो इनके लिए क्या बचा, शेष 2 बच रहा है। तो इनका जो कोड आएगा वो प्यारे दोस्तों 2 आ जाएगा, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। इनका कोड क्या होगा, 2 होगा। ये चाइनीज कोडिंग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे आ जाइए। चलिए प्यारे दोस्तों अब हम मैथ को शुरू कर लेते हैं, यानी कि अब गणित होगी शुरू, और आप लोग एक बार फिर से अगर चाहो तो पानी पी सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बताइए, कहा गया है 2x + 3 रेशियो 5x + 4 का, कह रहा है 3:4 का त्रिक यानी 3 गुना अनुपात में x का वर्ग ज्ञात करें। तो चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले तो प्रश्न को समझना होगा। प्रश्न में बोला गया है 2x + 3, ठीक है, और इसका रेशियो को हम बटे में लिख सकते हैं, यानी कि 5x + 4। इसका ट्रिपल रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, ट्रिपलेटिकल रेशियो दे रखा है, यानी कि 3:4 का 3/4। इसका त्रिक का मतलब है यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि बोला 3 गुना, ठीक है, इसका 3 गुना, क्योंकि जब हम बराबर करेंगे इन दोनों को, मेरी बात को समझो, इन दोनों को जब हम बराबर करेंगे का त्रिक अनुपात है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो बराबर करेंगे तो इस तरह से आएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग कह सकते हो, क्या कह सकते हो भैया, अब इसको सीधा सॉल्व कर सकते हो। करना क्या है, तो आप कहोगे 2x, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। आप कहोगे कि 2x और यहाँ पर हो जाएगा 3 और बटे में हो जाएगा 5x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, बराबर में हो जाएगा 3 का क्यूब होता है 27 और यहाँ पर 4 का क्यूब होता है 64। अब देखिए इनका तिरछा गुणा कर लीजिए, क्या करना है, तिरछा गुणा। तो आप देखोगे 64 दूनी होता है 128 x, उसके बाद होता है 64 का 3 गुना, 64 का 3 गुना 64 दिया होता है 192, क्या होता है 192। अब बराबर में जब आप देखोगे तो यहाँ पे पाओगे बराबर में क्या देखोगे भैया, बराबर में देखोगे तो 27 पंचे होता है 135, कितना होता है 135, और ये x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 27 दूनी 54 दूनी 108, तो आप कहोगे यहाँ पे प्लस में 108 है, क्या है 108, इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ कर लेंगे। तो मैंने कहा भैया 128 वाले को इस तरफ ले आओ, 128x और यहाँ पे, एक मिनट यार, अगर आप 128x यहाँ पे इस तरह लिखते हैं, 128x माइनस का 135, ठीक है, x बराबर में क्या हो जाएगा 108 और माइनस का 192, इस तरह से देखेंगे। अब देखिए इसका बच रहा है कितना, 28 में से 35 में से 28 जाएगा तो माइनस का 7x, और यहाँ पे देखोगे 192 8 है, तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 84, क्या बचेगा माइनस का 84। तो दोस्तों माइनस माइनस तो सम्मुख है, ये कट जाएंगे, ठीक है। और x का जो मान होगा वो आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा x का मान 12। लेकिन प्यारे दोस्तों x का मान नहीं पूछा है, उसने पूछा है x का वर्ग ज्ञात कीजिए, यानी कि 12 का वर्ग, 12 का वर्ग प्यारे दोस्तों होता है 144, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। देखिए एक बार फिर से समझिए, बोला था 2x + 3 रेशियो में दे रखा है 5x + 4, तो रेशियो वाले को हम बटे में लिख सकते हैं। लेकिन जब उसने कहा कि 3:4 का त्रिक अनुपात है तब बराबर होंगे, तो हमने कहा त्रिक अनुपात का मतलब क्यूब से होता है। तो अब इसके बाद हमने किया इसको सॉल्व, 3 का होता है क्यूब 27, 4 का 64, तिरछा गुणा किया 128 192 बराबर में 135 और 108। इस तरह से जब हमने घटाया तो माइनस का 7x आया था और माइनस का 84, माइनस माइनस जब हमने काटे तो प्यारे दोस्तों x का मान 12 आया था, x का वर्ग पूछा था, यानी 12 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144। आ जाओ अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा गया एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। क्या बोला है, एक परीक्षा है उसमें कोई स्टूडेंट है, उसने 85% अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है, स्टूडेंट के 85% अंक है। तो कह रहा है 4 विषयों में उसके जो अंक हैं वो कितने हैं, वो अंक उसके हैं 79, इसके अलावा 81, ठीक है, इसके अलावा क्या है 88 है, इसके अलावा क्या है, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे 94 है,
ठीक है। इसके अलावा उसने पूछा 5वें विषय में अर्जित अंक उसके क्या होंगे। तो अगर 5 विषय की बात हो रही है प्यारे दोस्तों, 5 विषय की बात हो रही है, इसका रेशियो क्या है, इसका एवरेज यानी कि जो एवरेज है वो कितना है 85% है। तो टोटल अंक कितने प्राप्त किए होंगे बताओ। अगर उसने 5 विषय में 85% अंक प्राप्त किए तो टोटल कितने अंक प्राप्त किए होंगे। तो आप कहोगे 85 का गुणा 5 में करके टोटल अंकों का योग निकाल लेंगे। एवरेज में यही तो करते हैं, सबसे पहले योग निकालते हैं। तो 55 25 की 5, 8 पंच 40, 8 पंचे 40 और 2 42 यानी 425। तो प्यारे दोस्तों टोटल अंक तो उसने 425 प्राप्त किए और 4 विषयों में मिलाकर के कितने हो रहे हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हो 4 विषयों के अगर टोटल अंक मिलाएं तो हो रहे हैं 8 4 12, 1 13, 13 9 22 की 2 हासिल आएगा 2, 7 2 9 8 17, 17 7 17 8 25, 25 9 34 यानी 342। अगर 4 विषयों की बात कर रहे हैं तो 342 है और 5 विषयों के टोटल 425 है। तो 425 में से हम घटा लेंगे 342 को, तो हमें 5वें विषय के अंक प्राप्त हो जाएंगे। बताओ अगर हम 5 विषय के हमारे पास 425 अंक हैं और 4 विषय के 342 हैं, तो 5वें विषय के ज्ञात करने के लिए घटाना पड़ेगा और घटाओगे तो जैसे ही आपका आएगा यहाँ पर कितना बचेगा 425 यानी कि 3 बचेगा सबसे पहले तो, और 34 8 होता है 42 तो 8 यानी 83 अंक। तो प्रश्न का जो प्यारे दोस्तों उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो 5वें विषय में उसके अर्जित अंक होंगे वो होंगे प्यारे साथियों 83। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे, एवरेज का क्वेश्चन था। आगे देखिए आगे बोला गया है प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है कि 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट देने के पश्चात एक वस्तु 945 में बेची गई है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यानी कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ एक्स इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा एक्स। अगर उसने इस वस्तु को 30% की छूट पे बेचा तो कितने में बेचा होगा बताओ। अगर इस वस्तु को बंदे ने 30% की छूट पे बेचा तो कितने में बेचा होगा 70 में बेचा होगा। परसेंटेज से तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। इसके अलावा 10% की छूट पे बेचा अर्थात 90 में बेचा होगा, परसेंटेज से तो नीचे 100 आएगा। लेकिन प्रश्न में उसने बोला है कितने में बेचा भैया 945 में बेचा। कितने में 945 में। अब x का मान निकालने के लिए त्रिक गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे x का मान निकालने के लिए त्रिक गुणा करेंगे। तो x बराबर आप यहाँ से कह सकते हो कि x बराबर में क्या आएगा, यहाँ से आपका x बराबर आ जाएगा, ये तो तिरछा हो जाएगा इस तरह से। तो आप कहोगे 945 क्या आ जाएगा 945 मल्टीप्लाई में 100 और मल्टीप्लाई में 100, नीचे क्या बचेगा 70 और गुणा में 90 इतना बचेगा। तो भैया काटिए, काटना ही तो है। अब 1 0 2 0 1 0 2 0, 9 से काटेंगे 9 से कट जाएगा ये 9 एकम 9 और कितना हो जाएगा 9 एकम 9 भागने जाए भागना अष्टम बिंदु 9 15 45 और 7 से कटेगा 15 बार में 15 7 105 होता है। तो 15 गुणा में 100 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा 1500। कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका लागत मूल्य कितना रहा होगा प्यारे दोस्तों 1500 रहा होगा। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। देखो इसको करने के कई ट्रिक हैं, आप इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हो। सक्सेसिव लगा दो 30-40 की छूट का, तो एवरेज छूट आप लोगों की हो जाए, सॉरी 30-10 का सक्सेसिव लगाओगे 30-10-40 और 3 37%। तो 37% की अगर उसने छूट दे दी तो वस्तु 63 में बेची होगी, तो सीधा 63% का मान दिया है। देखो गौर से समझो, ये विधि को समझ लो। पहले मैंने कहा वस्तु की कीमत कितनी थी एक्स थी, तो उसने क्या किया उसने 30% की छूट दे दी, तो वस्तु कितने में बेची 70 में। परसेंटेज है तो नीचे हमने परसेंटेज हटाया 100 लगाया। उसके बाद फिर उसने कहा 10% की छूट दे दी तो वस्तु 90 में बेची होगी। तो दोस्तों इसके बाद उसने बोला है लेकिन वस्तु तो बेची है 45 में, तो बराबर हमने 945 रख दिया। सॉरी 945 बेची है तो हमने बराबर 945 रख दिया। इसके बाद एक्स का मान निकाला, तिरछा गुणा कर दिया, खत्म 1500 आ गया। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो एक सक्सेसिव होता है एक्स प्लस वाई माइनस में एक्स वाई बटे में 100, ये आपने सुना होगा कई बार। तो इसका क्या कर लेंगे, पहला एक्स यानी कि 30 हो गया, वाई कितना हो गया, वाई हमारा 10 हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा 30 गुणा में 10, ठीक है इस तरह से, बटे में 100। टोटल हम यहाँ पर छूट निकाल रहे हैं, तो ये 2 0 इन 2 0 काट देगा, 30 10 40 हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर में 37%। अगर हमारे पास वस्तु की ओवरऑल छूट अगर देखें 37% दी गई है, वस्तु 100% होती है, अगर 37% छूट दी गई है तो वस्तु बेची कितने की होगी 63% की, और उसने बोला है वस्तु बेची है 945 की। कितने की 945 की। तो प्यारे दोस्तों आप यहाँ से कह सकते हो, आप काट दो, सीधा काट दोगे तो 9 7 63 और अभी देखा था 9 एकम 9 9 0 5 105, 7 से काटोगे तो 1% का मान आएगा कितना, 1% का मान आएगा हमारे पास 15 7 105 यानी 15। और दोस्तों यहाँ से कह सकते हो कि 100% मतलब अगर 2 0 चिपके हैं तो यहाँ भी 2 0 चिपका देंगे, 1500 वही आपका आएगा, कहाँ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है इस तरह से याद रखेंगे। उम्मीद है प्रश्न आप समझे होंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। बोला 10% ब्याज की 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से
₹1 कम है, मूलधन ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर जो आपको लगाना है वो लगाना है CI2 माइनस SI2, ये फॉर्मूला लगाना है बराबर में PR² / 100 का स्क्वायर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये 2 वर्षों का जब आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया जाता है तब हम इसको लगाते हैं, और इसमें मूलधन यानी P निकालना है। तो अब आप कहोगे सर यहाँ पे वो क्या दिया है, आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है भाई, ₹1 कम है, अर्थात एक ही तो अंतर है, एक अंतर है। P निकालना है, R दिया है 10%, यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बटे में कितना होगा, 100 गुणा में 100, इस तरह से 100 से 100 कट जाएगा तो P बराबर तिरछा गुणा कर देंगे 100 आ जाएगा। तो मूलधन कितना रहा होगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे सर यहाँ पे मूलधन रहा होगा ₹100। कितना रहा होगा, ₹100 रहा होगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर लगाना था, इंपॉर्टेंट है। 86 नंबर, ये 3 वर्ष वाला आ गया भाई, अभी 2 वर्ष का देखा था, अब 3 वर्ष का है। देखो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। उसने बोला है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ₹2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होता है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे ये पूछा ना जाता हो। तो इसका फॉर्मूला अलग होता है, वो CI2 माइनस SI2 था। अब इसके लिए हम क्या लगाएंगे, CI3 माइनस SI3। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला तो वही होता है PR² / 100 का स्क्वायर, लेकिन इसमें एक और जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, 300 प्लस में R बटे में 100, ये जुड़ जाता है भैया। अगर 3 वर्ष के लिए आएगा तो इतना सा ये फॉर्मूला और जुड़ जाता है। तो आप कहोगे चलिए धर देते हैं, इसमें मान ही तो रखना है भैया, CI3 माइनस SI3 निकालना है तो मान रखना है, तो रख देते हैं मान। P का मान कितना है, ₹2000 है। R का मान कितना है, 10%, यानी कि 2 बार है तो 100 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद 100 का स्क्वायर है, यहाँ पे 100 गुणा 100 लिख सकते हैं इसको। इसके बाद में और दे रखा है, क्या दे रखा है भैया, 300, उसके बाद में R कितना है, 10 है, और बटे में क्या है, 100 है। इस तरह से देखिए, अब देखो 100 से 100 तो ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आप यहाँ पे कहोगे सर 20 बचा है, और इनटू में क्या है आपका 310 बटे में 100। ठीक है, इस तरह से तो आप कहोगे 20 गुणा 310 बटे में 100। भैया 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये कट जाएंगे, 3 31 दूनी, ये 31 है, ये 2 है, तो इनके बीच का जो अंतर आएगा मेरे प्यारे भाई वो कितना आ जाएगा, 31 दूनी आ जाएगा ₹62। कितना आ जाएगा, ₹62 आ जाएगा। या तो आप रट लो, ऐसा ही सेम टू सेम आपके नंबर पे सेम टू सेम क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं। CI माइनस SI, ये 3 वर्ष का अंतर जब पूछेगा तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे ₹62 आएगा। कितना आएगा, ₹62। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाओ प्यारे दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर की दूरी 60 घंटे में तय करता है, अगले माफी चाहेंगे, कह रहा है कि यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। चलिए बताइए प्यारे दोस्तों, इसकी एवरेज स्पीड क्या आएगी। तो देखिए एवरेज स्पीड यानी औसत गति का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, क्या होता है, तय की गई दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, ये होती है एवरेज स्पीड की फॉर्मूला। ठीक है, तो हम यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालेंगे। टोटल दूरी यानी कितनी थी, 120 थी। ठीक है, समय कितना लगा, 60 की स्पीड से तय किया इसने, बोलो 1 मिनट, समय कितना लगा, अगर 120 किलोमीटर की दूरी चली है तो इसने समय लिया है कितना, आप कहोगे 120 किलोमीटर दूरी चली है 60 की स्पीड से। ठीक है, इसके बाद उसने फिर आगे 120 किलोमीटर फिर चला है, फिर 120 किलोमीटर चला है, लेकिन अब की बार उसने चला है कितना, ये 120 किलोमीटर उसने चला है 80 की स्पीड से। देखो यहाँ पर क्या है, ये तो दूरियां हैं हमारी, और टाइम कैसे निकालेंगे, जब क्या निकलेगा हमारा जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है वही तो टाइम बताता है, यानी कि दूरी बटे चाल तो समय बताता है। आप कहोगे हाँ, तो 120 की दूरी 60 की स्पीड से कितना समय लेगी, आप कहोगे 2। इसके बाद यहाँ पे कितना कटेगा, ये तो कट जाएगा 1.4 टाइम में, कितना कटेगा, सीधा काट दो तो 1.4 टाइम में कट जाएगा, 1.5 में। ठीक है, कितने में कटेगा, 1.5 में कटेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो आप कह सकते हो 240 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी है कितने घंटे में, 3.5 घंटे में, 3.5 में, ऐसा ही तो होगा 3.5 में। अब 240 का 3.5 जब आप करोगे, 240 का 3.5 करोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। देखो इसको मैं अब यहाँ से दूसरे तरीके से बता देता हूँ, इसको एक बार मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ एलसीएम मेथड से। ठीक है, आप लोग क्या करो प्यारे दोस्तों, इनका नीचे एलसीएम ले लो। इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, आपका कोई ऊपर की दूरी टोटल हो जाएगी 240, और यहाँ पे नीचे हमारा क्या है, इनका एलसीएम जब लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 240 ही आएगा। 6 चौके 24, 8 तिया 24, 240 आएगा। तो दोस्तों 6 चौके 24 यानी 12 चौके 48, 480 हो जाएगा टोटल ऊपर। और यहाँ पे कितना रहेगा, 8 तिया 24 यानी 12 तिया 36, 360 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसका हमें करना है गुणा, तो 240 ऊपर चला जाएगा नीचे वाला, तो 240 यहाँ भी हो जाएगा। और बटे में कितना है, आप कहोगे 360 480, 360 480 हो जाता है 840। कितना हो जाता है, 840। तो 240 गुणा में 240 और बटे में हो जाएगा 840। एक जीरो से एक जीरो काट दोगे, जब आप टोटल इसकी काटा पीटी करोगे तो यहाँ से ऐसे ही आपकी ये स्पीड आएगी, ऑप्शन नंबर बी 68.57 सेकंड। ठीक है, काटना तो एग्जाम में आपको ही पड़ेगा भैया। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। 89 नंबर, दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या होगी। देखो रेशियो है, क्या है, एक हमारे पास कार 1 है, एक हमारे पास क्या है, कार 2 है। ठीक है, एक कार 1 है, एक कार 2 है। इन दोनों की जो गति का रेशियो है वो 10:11 है। हम मान लेते हैं इसको x। ठीक है, x। तो उसने बोला है कि एक जो कार है, जो एक कार है प्यारे दोस्तों, वो 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो देखो चाल बराबर हम लगाएंगे यहाँ पर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे में हो जाएगा समय। ठीक है, इस तरह से लगाते हैं हम लोग, कई बार लगाया है। तो दोस्तों आप कहोगे चाल कितनी है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना है, समय निकालना है ना। गति तो दे रखी है, समय दे रखा है, दूरी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो पहली कार की चाल C1 दे रखी है, कितनी दूरी कितनी है, 500 किलोमीटर है। एक मिनट यार, कार 1 की 500 किलोमीटर दूरी तय कर रही है कितने की स्पीड से, समय लग रहा है उसको 10 घंटे, स्पीड ज्ञात करनी है। एक मिनट यार, 10 घंटे लग रहा है। 500 किलोमीटर की गति 10 घंटे में अगर तय करती है तो इसकी चाल क्या रही होगी, आप कहोगे सर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ कार 1 जो है अगर इसने 500 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की है तो इसकी चाल कितनी रही होगी, 50 किलोमीटर पर घंटा। इसके अलावा आपको अब बताना है कार 2 की गति, यानी दूसरी कार की गति बतानी है। तो देखो अगर 10x का मान, क्योंकि गति हमारे पास कितनी आई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 10x ये गति का तो रेशियो दे रखा है। तो पहली वाली गति अगर प्यारे दोस्तों यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, यानी 10x का मान 50 किलोमीटर पर आवर आया है, यानी 5 गुना है, 5 गुना है ना। तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 55 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 55 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आगे आ जाओ। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमें दिया गया है 89, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। प्यारे दोस्तों इसने बोला है गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। यानी कि प्यारे दोस्तों हमारे पास एक गोला है, ये गोला की त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। इसको एक सिलेंडर के रूप में ढाला जा रहा है। किसमें, इसके एक सिलेंडर के रूप में ढाला जा रहा है। सिलेंडर मतलब एक बेलन के रूप में, सिलेंडर बेलन के टाइप का ही तो होता है। बताओ इसको इस तरह से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जा रहा है। इस तरह से उसने पूछा है। तो कह रहा है सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करने, यानी कि इसकी हाइट ज्ञात करनी है प्यारे दोस्तों, कितनी हो जाएगी। तो देखो जब भी आपको कोई एक वस्तु दूसरे में ढाली जाए, जैसे मैंने कहा गोला त्रिज्या में ढाला गया, इसके अलावा कह सकते हैं घन वर्ग नहीं, कह सकते हैं हम लोग क्या, जैसे हम कह सकते हैं गोला तो त्रिज्या में ढाल दिया, इसके अलावा और भी होते हैं आयतन। अरे यार एक मिनट, मेरी बात को समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का जब गोला है, इसको अगर हम सिलेंडर में परिवर्तित करेंगे तो इनके क्या वजन बराबर रहेंगे। बताओ अगर मैंने कहा इतना सा मेरे पास मटेरियल है और मैंने इसमें परिवर्तित करना है, तो आप क्या करोगे, मटेरियल तो बराबर है यानी वजन तो बराबर है। वजन का मतलब यहाँ पर होता है आयतन से। वजन का मतलब क्या है, आयतन से। अब दोस्तों गोले का आयतन और सिलेंडर का आयतन यानी कि बेलन का आयतन दोनों बराबर है। बताओ सिलेंडर का आयतन और गोले का आयतन बराबर है। तो गोले का आयतन क्या होता है भैया, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का। जबकि सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये तो बेलन का आयतन होता है ना, तो बेलन ही तो बन रहा है आप कहोगे हाँ। अब दोस्तों जो चीज़ें इसमें बराबर हैं वो काट दो आप लोग। क्या काटना है, जैसे हमने कहा पाई काट दो, पाई काट दिए। आप यहाँ से काट सकते हो किसको, आप यहाँ से काट सकते हो एक मिनट, अगर हम देखें तो यहाँ पर हम किसको काट सकते हैं, अब तो कुछ नहीं कटेगा, पाई पाई कट जाएगा। इसके अलावा आप देखो 4/3 है,
तो मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट वैल्यू अगर ली जाए तो यहाँ पर देखिए 4/3, आर का मान कितना है गोले का 9 है, तो हम यहाँ पर 9 गुणा में 9 और 9, क्योंकि 3 बार है आर, और यहाँ पर आर क्या है हमारा 3 गुणा 3 और यहाँ पर एच। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए 3 से काटोगे 3 तिया 9, ठीक है, और एक 3 यहाँ सामने से कट जाएगा, एक 3 इसको काटेगा 3 बार में, तो 9 चौके 36, 36 तिया 108, कितना बचा 4 बचा, 9 बचा और 3 बचा, 9 चौके 36 तिया 108। तो प्यारे दोस्तों आप कह सकते हो यहाँ पर सिलेंडर की जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी, वो 108 सेंटीमीटर आएगी। इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों जब एक वस्तु दूसरे वस्तु में ढाली जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, आयतन बराबर होते हैं, और आयतन हमें पता है गोले का 4/3 पाई आर क्यू होता है, और यहाँ पर सिलेंडर यानी बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने इसको काट दिया, पाई से पाई तो काट दिया, इसके बाद एच का मान केवल बताना था, बस मान रखना था, आ जाएगा 108। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 के द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचाती है। क्या है प्यारे दोस्तों, 12 है, 20 है, इसके अलावा 24 है। इन सभी से अगर हम कोई संख्या विभाजित करेंगे तो उसमें प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है, अर्थात वो संख्या जो विभाजित होगी 12, 20 और 24 से, क्या वो इन सभी के एलसीएम से विभाजित होगी, मुझे बताओ। कोई संख्या है वो 12, 20, 24 से अगर विभाजित हो रही है तो ऑब्वियसली इन तीनों के एलसीएम से विभाजित होगी, तो हम सीधा इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, देखो एक शॉर्ट ट्रिक होती है, सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ो और इसका पहाड़ा पढ़ने लगो, एलसीएम ऐसे निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा 24 दूनी 48, 20 से नहीं करता है, 24 तिया 72, 20 से नहीं करता, 24 चौके 96, 20 से नहीं कर सकता है, 24 पंचे 120, 120 हो जाएगा, 12 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। तो दोस्तों इसका एलसीएम ऐसे 120 निकाल सकते हैं। और कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 8 शेषफल बचता है, वह संख्या कौन सी होगी। तो भैया 8 शेषफल बच रहा है तो 8 इसमें जोड़ दो ना, तो टोटल हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर हमारे पास ये संख्या अभी आई है, तीनों से विभाजित हो रही है और इस दशा में 8 शेषफल भी बच रहा है, तो शेषफल को इसमें चिपका दो, हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 120 + 8 बराबर में 128। तो वो कौन सी संख्या होगी जो 12, 20, 24 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक दशा में 8 शेषफल बचाएगी, वो संख्या होगी 128। क्या होगी प्यारे साथियों, 128 होगी। इस बात को याद रखेंगे। चलिए तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक बार से चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। 37% साथी हैं जो चैनल सब्सक्राइब अभी तक कर रहे हैं, तो आपसे भी निवेदन है कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।